Now let us try and understand what is the meaning of the term thermodynamics. Thermo means heat and dynamics means change. So basically thermodynamics deals with the heat changes that are taking place in chemical reactions, or we can say that it has the relationship between the heat energy and the other forms of energy. It can be mechanical energy, chemical energy, electrical energy or vice versa. यानी कि हीट एनर्जी के बीच में और बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कुछ फैक्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन बीइंग डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मैक्रो मींस लार्ज, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? बहुत बड़ा सिस्टम in which the number of molecules is very large, and it does not deal with the microscopic system. Micro means small, that means very small system which has very small number of molecules. To understand it better, let us compare it. जैसे कि suppose population है human beings की. If we compare it with the population over the entire earth, that is in billions, बहुत सारी population है, तो that will form the macroscopic system. लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें विद द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन वन हाउस तो वो बहुत थोड़े लोग होंगे. सो दैट विल फॉर्म द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. सो थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से डील करता है जिसमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं या बल्क में क्वांटिटी होती है. Then next is it deals with the initial and final state of the system. यानी कि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से डील करता है. वो प्रोसेस कैसे हो रही है, किस मेथड से हो रही है, किस पाथ से वो प्रोसेस या रिएक्शन हो रही है, उससे थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक वाटर लिया बीकर में एंड वी हैव टू हीट इट. सपोज स्टार्टिंग टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, हमने उसे हीट करा तब टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस. तो थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करेगा? टेम्परेचर से डील करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस. वो चेंज कैसे हुआ, किस मेथड से हुआ, किस प्रोसेस से हुआ, हमने उसे कैसे हीट किया, उससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है. देन thermodynamics helps us in certain ways. तो फर्स्ट थिंग है ये, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन. कि एनर्जी ऐड हो रही है रिएक्शन में, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है. तो whether the energy is being added to the system or energy is being taken away from the system, वो हम thermodynamics से पता लगा सकते हैं. Next is feasibility of the reaction, whether the reaction is possible or not possible. रिएक्शन होगी या नहीं होगी. सपोज हमने कोई रिएक्शन मिक्सचर लिया, हमने उसे एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे रख दिया. अब इन सर्कमस्टांसेस में रिएक्शन होगी या नहीं होगी उस रिएक्शन मिक्सचर में, वो हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड. यानी कि किस पॉइंट तक केमिकल रिएक्शन आगे जाएगी वो हम थर्मोडायनेमिक्स से पता लगा सकते हैं. जैसे कि सपोज आप एक एग्जाम्पल लो रेस का. रेस में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ लोग रेस को कंप्लीट कर पाते हैं, कुछ लोग मिड पे ही रुक जाते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा दौड़ के ही रुक जाते हैं. तो इसी तरीके से रिएक्शन की क्या स्टेज है, वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, वेदर द रिएक्शन इज मिडवे और इट इज इन द इनिशियल स्टेट, ये हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं. But at the same time, there are certain things which we cannot find out by the help of thermodynamics. So first thing is that it fails to explain the path of the reaction. जो reaction हुई है उसका initial point और final state से उसे मतलब है thermodynamics को. किस path से reaction हुई है उससे thermodynamics को कोई मतलब नहीं है. जैसे कि आप घर से स्कूल गए तो थर्मोडायनेमिक्स इज डीलिंग विद द पोजीशंस कि आप घर है और स्कूल है, लेकिन आप किस रास्ते से होते हुए घर से स्कूल गए उसे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट इज द रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ना कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं और कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं. तो रिएक्शन की स्पीड कैसी है, फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता नहीं लगा सकते. ना थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए उससे पहले कि हम थर्मोडायनेमिक्स से डिटेल में स्टडी करें. तो फर्स्ट इज सिस्टम. जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारा, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है,
वो हमारा सिस्टम होता है। यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो। जैसे कि हम एक बीकर में वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो बीकर में जो वाटर है दैट विल बी आवर सिस्टम। अब उसके बाहर जितनी भी जगह है, जो भी चीजें हैं, दैट विल फॉर्म द सराउंडिंग्स। तो वो सारी चीजें जो सिस्टम में नहीं आती, यूनिवर्स की वो सारी चीजें जो सिस्टम में नहीं आती हैं, वो क्या होंगी? सराउंडिंग्स का हिस्सा होंगी। तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला दें तो क्या बनता है? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हमेशा एक वॉल होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है, तो उसे हम कहते हैं बाउंड्री। सो बाउंड्री इज अ वॉल दैट सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा ओवल शेप सिस्टम है, दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो रही है, आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब उसके आसपास जितनी भी चीजें, जितनी भी जगह है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, वो सराउंडिंग्स हो जाएगा। अब आपको एक वॉल दिख रही है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, दैट विल बी द बाउंड्री। ये सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट कर रही है। जैसे कि अगर हम वाटर को बीकर में गर्म कर रहे हैं, तो बीकर की जो वॉल है जो वाटर को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, वो क्या हो जाएगी? बाउंड्री। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नाउ बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक और टाइप होता है बट उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द बेसिक टाइप्स, द फर्स्ट वन बीइंग द ओपन सिस्टम। अब जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें एक बीकर है जिसमें वाटर है। वी ऑल नो कि बीकर की एक साइड ओपन होती है, तो इसका मतलब इसमें अगर हमें और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, वी कैन पोर इन। या हमें रिमूव करना है तो वी कैन इजीली रिमूव सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब वी कैन एक्सचेंज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। हम सिस्टम में मैटर को ऐड भी कर पा रहे हैं और रिमूव भी कर पा रहे हैं। And if we have to heat this water in a beaker, we can easily put it over a burner. हम बर्नर पे रख के इसे हीट कर सकते हैं, इसका मतलब हम एनर्जी को ऐड कर पा रहे हैं। और अगर हम इसे ठंडा कर रहे हैं तो हम इसे रिमूव कर देंगे हीटिंग से, अपने आप उसकी सारी हीट जो है वो सराउंडिंग्स में एस्केप हो जाएगी। तो इसका मतलब हम एनर्जी भी एक्सचेंज कर पा रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें कि हम मैटर और एनर्जी दोनों को सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्लोज्ड सिस्टम। अभी डायग्राम देखिए, इसमें एक ग्लास कंटेनर है जो कि सील्ड है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाटर अंदर से बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा वाटर अंदर ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंटेनर सील है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है। इसका मतलब वी कैन नॉट एक्सचेंज मैटर इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। उसके मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता इस तरीके के सिस्टम में। लेकिन अगर हम इस कंटेनर को, ग्लास कंटेनर हम हीट करेंगे तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम में और अंदर का जो भी कंटेंट है वो गर्म हो जाएगा। तो यानी कि हम एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अगर हम इसे अलग हटा देंगे, ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे सारी हीट सराउंडिंग्स में एस्केप हो जाएगी, तो इसका मतलब हम एनर्जी को रिमूव भी कर पा रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? वी कैन नॉट एक्सचेंज मैटर but we can exchange energy in between the system and the surroundings. थर्ड टाइप होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ना अब ये डायग्राम देखिए, इसमें एक सील्ड कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है, उसके चारों तरफ एक थिक वॉल है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटिंग वॉल। आइसोलेटिंग वॉल का मतलब ये है कि इसमें एक तो सील्ड कंटेनर है, तो मैटर तो ऑब्वियसली अंदर बाहर नहीं हो सकता, ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आइसोलेटिंग वॉल है तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी भी अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकती। अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आ पाएगी, बाहर से हम कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर नहीं भेज सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इस वाटर को हीट करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, ये वॉल्स अलाउ नहीं करेंगी हीट को पास होने। तो इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि एक रफ एग्जांपल बताऊं, थर्मस फ्लास्क एक एब्सोल्यूट आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि ये थर्मस फ्लास्क में हम कोई चीज गर्म रखते हैं तो वो काफी देर तक गर्म बनी रहती है, बट ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गर्म बनी रहेगी, वो कभी ना कभी ठंडी होती है। इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बट उससे आप आइसोलेटेड सिस्टम को थोड़ा समझ सकते हो। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, हमने कोई चीज गर्म डाली तो वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती, बहुत देर तक गर्म बनी रहती है। क्यों?
क्योंकि उसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है जो हीट को जल्दी बाहर एस्केप नहीं होने देती। तो इसकी वजह से गर्म चीज गर्म बनी रहती है या बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती, इसलिए ठंडी चीज ठंडी बनी रहती है। ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं है, बट इट इज अ गिव्स अस अ रफ आइडिया व्हाट एन आइसोलेटेड सिस्टम इज लाइक। आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल्स एकदम परफेक्ट होती हैं, उसमें कोई भी एनर्जी अंदर या बाहर एक्सचेंज नहीं हो सकती।